हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम लोगों ने शुरू करी थी आईसीटी की सीरीज, ठीक है, जिसमें हमने एमसीक्यू शुरू करे थे। कल हमने 25 क्वेश्चन करे थे, आज हम फिर से 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस तरह करते करते हम पूरा पेपर फर्स्ट जो है वो रिवाइज कर देंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने जो आईसीटी की रिवीजन वीडियो है वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो देखिए। हमने उसमें पूरा आईसीटी बहुत अच्छे से समराइज्ड मैटर में हमने कवर किया हुआ है। आप उसे देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप रेगुलर में जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसे जरूर लगाइएगा, ताकि उससे आपके रिवीजन के साथ साथ आपके जो कंसेप्ट हैं, जो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो रिवीजन वीडियो में नहीं डाले गए, या उसके अलावा जो पेपर में कुछ ना कुछ आए जाते हैं, मतलब उनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है मगर फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में उठ के आ जाते हैं पेपर में, तो आप उनको एमसीक्यूज के थ्रू कर सकें, ठीक है। एमसीक्यूज करने से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। चलिए, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो जब अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो पाएगी। और आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का नाम क्या है? कंसेप्चुअल स्टडी, ठीक है। और आप वहाँ पे रेगुलर में जो क्विज आती हैं वो कर सकते हैं, और शाम को उसकी वीडियो जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस मेल आईडी पे आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इस मेल आईडी पे आप मुझे मेल करिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और ये हमारा सिंबल है, ठीक है, लोगो है। आप इस यही लोगो जो टेलीग्राम पे है तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर में हमारी क्विज चल रही है, आईसीटी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे पेपर फर्स्ट का, और इस तरह हम सारे सब्जेक्ट्स कवर कर देंगे ताकि एग्जाम से पहले आपको दोबारा छेड़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, तो 25 तक हम लोगों ने कल कर लिए थे, आज 26 क्वेश्चन है। क्या कहता है 26 क्वेश्चन? विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी। अब यहाँ पे बात किसकी करता है? कंप्यूटर मेमोरी की बात करता है। किसी करता है? कंप्यूटर मेमोरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। कौन? एक तो है पी, फिर एक है क्यू और एक है आर, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वो सही है, ठीक है। देखिए, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीड ओनली मेमोरी, बोले तो रोम इज वोलेटाइल इन नेचर। क्या वोलेटाइल मेमोरी है? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको, देखो, अगर रिवीजन वीडियो आपने देखी है तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। नहीं देखी तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था एक होता है रैम। रैम को आप राम से याद कर सकते हैं। राम एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग क्या करता है? हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम तक ही जीवित रह सकता है। तो एक राम नाम का एक लड़का है, ठीक है। और वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर में हम करते हैं। कंप्यूटर में जब भी आप स्विच ऑफ कर रहे हो, जैसे भी स्विच ऑफ करोगे वैसे ही वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें जो भी स्टोर है वो सारा का सारा डाटा उड़ जाएगा। तो जो रोम है, जो रोम है वो आपकी वोलेटाइल नेचर की नहीं है, ठीक है। वो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। लेकिन जो रैम है, रैम बोले तो ह्यूमन बीइंग कुछ टाइम तक रहेगा, तो वो वोलेटाइल नेचर की है, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी हमारी रैम होती है और रोम नहीं होती, ठीक है। फिर कहता है सेकेंडरी मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। क्या सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें पेन ड्राइव्स आती हैं, आपकी हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये सेकेंडरी मेमोरी जो है, या सेकेंडरी जो आप स्टोरेज डिवाइसेस कहो, तो ये क्या होती हैं? ये आपकी नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि आप इनको आउटपुट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आप इनको कंप्यूटर में फिक्स करते हैं, मतलब डालते हैं पेन ड्राइव को, उसके बाद उसमें डाटा स्टोर करके उस पर वापस निकाल लेते हैं। स्विच ऑन और ऑफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आंसर क्या हुआ? ओनली क्यू इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो क्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो, मैंने इसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लेके आया हूँ मेनली, ठीक है। मैंने कल भी बोला था आपको। और जो क्वेश्चंस ये कल थे
उसके मुकाबले अब थोड़े से हार्ड, अभी एक लेवल अप है। जब हम फोर्थ डे पहुंचेंगे ना, आईसीटी का फोर्थ डे जब हमारा लास्ट डे होगा, तो उसमें आपको थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कल वाला थोड़ा सा लोअर लेवल था, आज वाला थोड़ा सा अप है, थर्ड वाला और अप, फिर फोर्थ वाला और अप, फिर हमारी आईसीटी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर रिवीजन वीडियो भी देखिएगा और ये कंटिन्यू एग्जाम करिएगा जरूर, ठीक है। कल जिस तरह बच्चों ने कोई भी फीडबैक अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, तो प्लीज़ फीडबैक देके जरूर बताओ। ये फीडबैक एक मोटिवेशन का काम करता है टीचर्स के लिए भी, कि हाँ भाई बच्चे कुछ काम कर रहे हैं और उनके लिए हम भी काम करें, ठीक है। मैं भी अगर आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ, ये पीपीटीज बना रहा हूँ या आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट एक फीडबैक दे सकते हैं कि हमें समझ में आया या नहीं आया, या आप बेकार पढ़ा रहे हो। आप ये भी लिख सकते हो कि आपको पढ़ाना नहीं आता, बेकार पढ़ा रहे हो। कम से कम मुझे पता तो लगेगा कि मुझे चेंजेस क्या करने हैं अपने अंदर, ठीक है। तो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी हो, फीडबैक प्लीज जरूर दीजिएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चंस बताओ कि कितने सही हुए हैं कितने नहीं हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, which of the following domains is used for profit business? प्रॉफिट बिजनेस के लिए आप कौन सा डोमेन यूज करते हैं? अब देखिए डॉट नेट हमारा यूज नहीं होता, ईडीयू हमारा एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। COM बोले तो कमर्शियल पर्पस के लिए, ORG बोले तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यूज फॉर द प्रॉफिट बिजनेस कौन सा है? अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, कमर्शियल जिसमें हम सेल और परचेज करते हैं। तो कमर्शियल में हमारा क्या आएगा, COM कमर्शियल, ठीक है। .com हमारा यूज करते हैं, जैसे कि आपने अगर देखा हो तो www.flipkart.com, www. अपना amazon.com। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से रेगुलर में हमारे पास जो डोमेन होते हैं, वो मतलब वेबसाइट के जो नेम है वो .com या .in। अब जिस तरह कोई एजुकेशन वेबसाइट होगी तो उसके पीछे EDU लगा होगा, कोई कमर्शियल है तो COM, कोई ऑर्गेनाइजेशनल है तो ORG लगा होगा, कोई इंडिया की सिर्फ इंडिया में हो तो उसके पीछे .in लगा होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है आपके पास क्या, डोमेन नेम जिसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, C। 28 क्वेश्चन क्या कहते हैं, मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब www पेजेस कंटेन्स कमांड्स इन द लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में? NIH में नहीं, NIH कोई लैंग्वेज नहीं है। URL हमने कल पढ़ा था। URL हमारा एक रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को किस पे पहचानते हैं, इंटरनेट पे। कल मैंने आपको बताया था, आपका एग्जांपल लेके कि आपका घर में नाम कुछ है, गली में कुछ और नाम है, और आपके पेरेंट्स कुछ और बताते हैं, वो निक नेम वाला, अगर आपने कोई वीडियो देखी है तो, ठीक है। तो मैंने आपको URL के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है URL, मैंने आपको पूरा बताया था। तो URL हमारी कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक रिसोर्स लोकेटर है, ये एक एड्रेस है हमारे पास। IRC कुछ भी ऐसा नहीं है। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज देखो, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जितने भी हमारे पेजेस होते हैं उन पे हम HTML का यूज करके वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो इस तरह करके, आपके फोन में भी देखना, तो इस तरह करके टैग्स बने होंगे, फिर यहाँ पे लिखा होगा HTML, फिर यहाँ होगा हेड, फिर उसके बाद टाइटल, फिर इस तरह करके बहुत लंबी सारी वो डिटेल जाती है। तो हमने ये 9th-10th में भी किया था। उसके बाद भी अगर आपने कंप्यूटर स्ट्रीम से हैं तो आपको कभी ना कभी करने को जरूर मौका मिला होगा। तो हम लोग वेबसाइट को बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। अभी आज के टाइम पे तो हम लोग HTML का यूज भी नहीं करते। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको वेबसाइट्स बनाने में मदद करती हैं, जैसे कि बहुत बड़ा एग्जांपल है wix.com पे आप अपने आप जाओ, आपको हैंडल मिलेगा वहां पर, और आप अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट जैसे आप चाहो कस्टमाइज्ड वे में बना सकते हो। तो इस तरह की अब जरूरत पड़ती है। तो HTML भी अब लोग बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज आज भी यूज करती हैं, ठीक है। चलिए आंसर क्या है, HTML, ठीक है। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे हम किसी की बात करें 2018, फिर 2017 में, फिर 2018 में, ठीक है। उसके बाद 2018 में फिर से ये, ठीक है। तो FTP क्या है, FTP की फुल फॉर्म क्या है? FTP की फुल फॉर्म है हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। फाइल ट्रांजैक्शनल प्रोटोकॉल नहीं होता, ट्रांजैक्शंस नहीं करते, ट्रांजैक्शन नहीं, ठीक है। ट्रांसलेशनल नहीं होता, ट्रांसफर होता है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस तरह से फाइल को ट्रांसफर करें, उसको हम कहते हैं FTP। फाइल को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल,
प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है हमारे पास जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, और एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ इज ए टाइप ऑफ रेडियो वेव। अब यहां से देखो दो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे कि ब्लूटूथ क्या है? एक रेडियो वेव है ना, उसमें किस तरह की वेव यूज कर सकते हैं? रेडियो वेव। आप यहां से याद कर सकते हैं चीजें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकते हैं, आप एक क्वेश्चन से 4-4 5-5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्लूटूथ क्या है? कि रेडियो वेव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिस रेडियो वेव है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं सिस्टम को, इज ए गुड फॉर अबाउट। अब ये कितने कितने डिस्टेंस में कहा है? जैसे कि अब आप देखो कि अगर आपका फोन एक यहाँ पर है और एक फोन यहाँ पर है, तो अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे तो वो थोड़ा फास्ट काम करेगा, लेकिन एक फोन आपका यहाँ पर है और एक फोन आपका थोड़ा सा मतलब कोई 10-12 मीटर दूर जाके पड़ा है, तो वो थोड़ा स्लो काम करेगा, और दूर चला जाएगा तो वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह चीजें होती हैं। तो इनमें से उसने पूछा कि इनमें से कितने दूर आप जब जाओगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और कितने पास होगे तो वो कनेक्ट होके आप जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। देखो माइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जब 30 माइल ही जब नहीं हो सकता, 300 माइल कैसे होगा, ठीक है। तो माइल तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यार्ड्स भी काफ़ी बड़ा होता है, फीट होता है भाई। आप कुछ दूरी पे, मतलब अब कहते हैं ना कि इतने फीट दूर, अब अभी कोरोना चल रहा है तो इसमें कहते हैं ना आप दो गज की दूरी बना के रखो, तो उस तरह से। तो 30 फीट मतलब 30 मीटर तक का आप जो है वो लास्ट कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 फीट तक आप जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, और अपने इंफॉर्मेशन को एक फोन से दूसरे फोन तक या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? 30 फीट। 31st क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस। हमने ये कल भी डिस्कस किया, तो मैंने अभी 2-4 क्वेश्चन पहले ही बताया आपको। वेब पेज एड्रेस क्या होता है? प्रोटोकॉल मैंने भी आपको बताया क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मैंने भी आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। डायरेक्टरी तो एक फोन डायरेक्टरी टाइप हो गई ना, वो चीज हो गई। यूआरएल एक एड्रेस है, तो इसका आंसर क्या हुआ? यूआरएल। और डोमेन मैंने अभी आपको बताया वो .com हो गया या .in हो गया, वो सारे, ठीक है। तो नेम वेब पेज एड्रेस का नेम कैसे जाना जाता है? यूआरएल के थ्रू जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, 2017 में आया हुआ है। डैश इज ए टाइप ऑफ मेमोरी सर्कुलेटरी डेट होल्ड्स द कंप्यूटर्स स्टार्टअप रूटीन। तो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको रोम से रैम से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही एक मेन एनटी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। ये रैम हो गया, रोम हो गया, मेमोरी से तो अंधे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमने कल भी बात करी थी, आज भी सेम इस तरह से है, और 2 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। डैश इज ए टाइप ऑफ मेमोरी, ऐसी कौन सी मेमोरी जो होल्ड करती है किस चीज को? कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। भाई कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, आप कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो मैंने कल भी आपको बताया था बायोस के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। तो वो चीज वो जब होती है तो उसको कब कैसे स्टार्ट करते हैं, या कौन सी मेमोरी स्टार्ट करती है, ठीक है। तो रीड इनिशियल मेमोरी नहीं है। रैम तो मैंने वैसे ही बताया आपको, वोलेटाइल इन नेचर की है, तो जब आप स्विच ऑन करेंगे वो तभी काम करेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर होगा, नहीं तो वो सब कुछ भूल चुकी है। रोम जो है, रोम आपकी बायोस सिस्टम को संभालती है, ठीक है। या बायोस सिस्टम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस या कुछ सेटअप्स कर रखे हैं आपने, उन सबको रन करने का काम करती है। कौन से? आपकी रोम। जब कंप्यूटर स्टार्ट करता है मतलब उसको रिफ्रेश करके और उसको अच्छे से चलाने का काम रोम करती है, ठीक है। और कैशे मेमोरी नहीं होती। कैशे मेमोरी वो मेमोरी होती है जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ जो डाटा है वो वहाँ पे जो है वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसको आपको टाइम टू टाइम डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो उसकी वजह से आपके जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो आपकी जो है वो स्लो हो मतलब सॉरी स्पीड है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो कैशे अगर आपने देखनी हो तो फ़ोन में आप जाइए, किसी भी ऐप पे क्लिक करके रखिए, उसकी डिटेल में जाइएगा तो वहाँ पे 2 तरह की चीज़ें आएंगी, एक आएगा कैशे डाटा और एक आएगा कैशे मेमोरी। तो आपको कैशे को वहाँ पे डिलीट करना है, डाटा मत कर देना भाई, ठीक है। डाटा करोगे तो सारा ऐप ही खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। उसमें जो भी
आपकी डिटेल है। कैशे मेमोरी को आपको डिलीट करना है तो इस तरह से जो आपकी सभी ऐप से करोगे तो आपके जो फ़ोन की स्पीड है वो ज़्यादा होगी और जो वहाँ पे स्पेस होगा वो आपका कम हो जाएगा। तो फाइल मैनेजर में जाकर देखिएगा। लैपटॉप में हम लोग टेम्प से करते हैं या सीधा टेम्प लिख दो आप लोग, तो वहाँ पे आपकी सारी कैशे फाइल्स आ जाएंगी, उनको शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे तो सारी डिलीट हो जाएंगी और आपकी जो स्टोरेज है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैशे मेमोरीज को टाइम टू टाइम डिलीट करते रहते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो इसका आंसर क्या है? रोम। फिर कहते हैं एन ASCII। अब ASCII इज ए करेक्टर एनकोडिंग स्कीम दैट इज एम्प्लॉयड बाय पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, क्या है? करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है दैट इज एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड करा जाता है पर्सनल कंप्यूटर्स के थ्रू इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस करेक्टर, जो रिप्रेजेंट करता है क्या? वेरियस करेक्टर्स को, नंबर्स को, एंड कंट्रोल करता है कीज दैट द कंप्यूटर यूजर सेलेक्ट ऑन द कीबोर्ड। सारा बकवास, कुछ नहीं है। मेन क्वेश्चन क्या है? ASCII की फुल फॉर्म बतानी है। लेकिन देखो, ये हम बकवास नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो याद रखनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ASCII जो है वो करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है। इस तरह से आप काफ़ी क्वेश्चन बना के यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ये मैं आपको रिवीजन वीडियो में भी करवाया था और कहा था कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये क्वेश्चन आए भी होते हैं। ठीक है, और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब देखो, ये प्रीवियस ईयर में 2016 में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए अमेरिकन ने स्टैंडर्ड कोड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, 2-3 बार बोलो, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, खत्म। ठीक है, तो आंसर क्या है? फर्स्ट इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इंस्टेंट मैसेजिंग, एकदम से आप मैसेज करो और आप जो है वो सामने वाले के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो देखो, व्हाट्सएप तो भाई सभी जानते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप तो आप सभी जानते हैं क्या है। गूगल टॉक क्या होता है? गूगल टॉक आज के टाइम जैसे गूगल मीटिंग्स हो रही हैं उस तरह से गूगल टॉक का एक ऑप्शन है जहां पे आप चैट्स कर सकते हैं। ठीक है, वाइबर भी एक ऐसा ऐप है जहां पे आप इंस्टेंट मैसेज करके बात कर सकते हैं। जैसे आपके टेलीग्राम हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, इस तरह के फेसबुक हो गया, इस तरह का एक ऐप है वाइबर भी, जिसके थ्रू आप इंस्टेंट चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैसेजिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? A, B and C हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 35 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट टू ICT। अब ICT पे एक स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे दो, कौन सी? एक तो है आपके पास P स्टेटमेंट और एक है आपके पास Q स्टेटमेंट। तो क्या कहता है? ICT इज एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी होता है, नहीं, यहाँ पे ये चीज़ गलत है। कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था, लेकिन सेम नहीं है, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, नॉट कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी। दूसरा, द इफेक्टिव यूज ऑफ ICT टू सपोर्ट लर्निंग इन द इंक्लूसिव एजुकेशन एग्जाम्पलीफाइज गुड टीचिंग फॉर ऑल लर्नर्स। क्या ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि हम ICT की मदद से जो है वो गुड टीचिंग पहुंचा सकते हैं हर एक लर्नर के पास तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? Q ओनली। ठीक है, क्या आंसर है इसका? Q ओनली। चलिए, तो अपनी सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन ए न्यू एरा। न्यू एरा मतलब कि आज के टाइम तक, आज के टाइम पर, मतलब न्यू एरा का मतलब है आज के टाइम। ठीक है, टीचर यूजेज VLE एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर टूल है जिससे डिजाइन किया जाता है ऑनलाइन लेक्चर्स को। तो यहाँ पे VLE की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। अब देखो, ठीक है, वीडियो होता है, सबका माना विजुअल होता है। ठीक है, अब देखो, विजुअल तो मैं एक बार हटा दूं, क्यों हटा दूं? क्योंकि यहाँ पे तो है लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, यहाँ है लोकल एनवायरनमेंट। तो विजुअल, अब जब आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो लोकल का तो कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, खत्म। लर्निंग एनवायरनमेंट, जो लर्निंग विजुअल मतलब देख के, अब देख के मतलब आप यहाँ पे बात, अगर विजुअल की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। वीडियो आप कह सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आपसे बात करता है VLE और ऑनलाइन लेक्चर्स की, तो ऑनलाइन लेक्चर्स पे आप, ऑनलाइन लेक्चर्स क्या है? एक वर्चुअल जगह है। मतलब वर्चुअल का मतलब होता है कोई असली जैसी, मतलब असली नहीं है, मगर असली नहीं होने के, सॉरी,
असली नहीं है मगर उसके जैसी है, मतलब नकली है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लर्न कर सकते हैं। मतलब यूट्यूब अगर आप देखो या कोई भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स देखो, जैसे गूगल मीट पे अगर हम ऑनलाइन क्लास लगाएं तो वो क्या है, वो एक वर्चुअल मीटिंग है ना। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब आपने VLE सॉफ्टवेयर है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसका यूज करके आप ऑनलाइन लेक्चर्स को बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो VLE की फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर है विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेंटेन डेटा। आप कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको यूज कर सकते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए, किस में, रोज और कॉलम्स में, एंड मेक ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस। ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस के MS वर्ड में आप ऐसा कर सकते हैं, देखो कर सकते हो आप टेबल बना के इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाके इस तरह से आप वहां से टेबल उठा लोगे, टेबल में आप डाटा कलेक्ट कर लोगे, हो सकते हैं। ठीक है, MS कैलकुलेशन जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, MS एक्सेल में क्या होता है, आप ये डाटा बनाओगे, आप ये टेबल प्रॉपर आपके पास MS एक्सेल में सारी की सारी टेबल्स ही होती हैं। ठीक है, तो उन टेबल में आप डाटा फिल करते हो। यहाँ इंसर्ट जहाँ पे अपने होती है ना इंसर्ट वगैरह, तो उसके जस्ट नीचे आपको एक फॉर्मूला का बटन दिखेगा। तो फॉर्मूला में आप फॉर्मूला लगाओगे और ये जो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस को हम यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक एक करके ऐड नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेल का यूज हम करते हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस को करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, MS एक्सेल। MS एक्सेल का आप बहुत, MS एक्सेल हो गया, SPSS, ये जो 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं ना, इनका आपको आगे PhD में बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम डाटा को मेंटेन करेंगे और वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करेंगे। आप रिग्रेशन, कोरिलेशंस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लगाएंगे। जो आप टेस्ट्स लगाओगे वहाँ पे, Z टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सारे। ठीक है, तो अभी ये काई स्क्वायर Z टेस्ट आपको नहीं पता, हम लोग थोड़ा सा रिसर्च में इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे कि ये होता क्या है रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो इनका आपको वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो आंसर क्या है इसका, MS एक्सेल है। फिर कहता है ए वायरस टाइप दैट इज केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन, बिना किसी यूजर इंटरेक्शन के, इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, बूट सेक्टर वायरस नहीं होता। क्योंकि बूट सेक्टर वायरस एक्चुअल में बूट सेक्टर में कभी वायरस जाने का ऑप्शन बनता नहीं है। ठीक है, जब बहुत बड़े बड़े आते हैं ना, जैसे मालवेयर हो गया, इस तरह के बहुत बड़े बड़े वायरसेस हैं, तो वो बूट सेक्टर में जा सकते हैं, लेकिन नहीं वैसे नहीं जाते। ठीक है, और ट्रोजन हो गया, ट्रोजन ना फाइल टू फाइल ट्रांसफर होते रहते हैं भाई। हम मतलब अपने आप नहीं होते, हम हमारे वजह से होता है, हम कोई पेन ड्राइव लगा दिया और कुछ कर दिया। ठीक है, की लॉगिंग नहीं है। जो वॉर्म्स होते हैं वो अपने आप स्प्रेड होते रहते हैं। ठीक है, आपने कभी मकड़ी को देखा हो, तो मकड़ी क्या है, जहां भी जाती है ना, वो अपने साथ जाला लेके जाती है। जाला लेके जाने का मतलब, जहां भी जाएगी वो अपना खुद का ऐसे ऐसे करके जाला बनाती रहती है। ठीक है, समझ लेना, जाला आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपना वो खुद का जाला बनाती है, अपना घर बनाती है, तो वो काम करती है। ठीक है, तो अपने आप करती है, अपने आप, विदाउट किसी के इंटरेक्शन के, किसी की बिना हेल्प लिए वो करती रहती है। तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, वॉर्म्स से। ठीक है, तो वॉर्म्स एक ऐसा वायरस है जो बिना किसी की इंटरेक्शन के, बिना किसी यूजर इंटरेक्शन के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। ठीक है, और वोम क्या लो, जो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि वायरस सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, तो पाकिस्तान से 2 बंदे थे, उन्होंने वायरस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या है आपका, वोम। 39th क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पूछा गया। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्वेश्चन बहुत रेयर आता है एग्जाम में, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो रन कर पाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा डीप तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल होते हैं जब, जैसे कि आपने माउस लगाया, या आपने अगर कुछ पेन टैब देखो, या आपने कोई कुछ डोंगल्स लगाए अभी कभी आपने नेट चलाने के लिए, तो उनको क्या है, उनके लिए अलग से सॉफ्टवेयर आपको जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है और उसको फिर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो होते हैं आपके पेरिफेरल्स। ठीक है, एलोकेट मेमोरी एंड ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए नहीं होता। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। नहीं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस नहीं होता, क्योंकि उस वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एंटीवायरसेस होते हैं। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स एंड एलोकेट मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम।
प्रोसेसर टाइम को ये जो है वो सेट करता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हम फोर्थ में पढ़ेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स एंड अलाउज द यूजर टू कनेक्ट द इंटरनेट। नहीं, इंटरनेट को कनेक्ट करने, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, या फिर याहू वगैरह हो गया। तो हमारे पास इस तरह के सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सी। सी क्या है, यही हमारे पास कंट्रोल करता है पेरिफेरल्स को और एलोकेट करता है मेमोरी को। ये बात ठीक है, मगर साथ साथ जो है वो प्रोसेसर के जो टाइम है उसको भी बढ़ाता है या उसको कंट्रोल करके रखता है। तो आंसर क्या है इसका, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द स्टोरेज डिवाइस इन द ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब यहाँ पे मत टकना भाई, जिसने भी सुबह गलत किया हो क्वेश्चन तो थोड़ा ध्यान देना। हाईएस्ट टू लोवेस्ट पूछा है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट नहीं पूछा। तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट क्या होता है, ब्लू रे। अब देखो हाईएस्ट टू लोवेस्ट पूछा, तो सीडी रोम तो वैसे कट गया क्योंकि ये सबसे छोटी होती है, और डीवीडी रोम भी कट गया क्योंकि ये भी छोटी होती है। तो बचा ब्लू रे। अब ब्लू रे के बाद, अब ब्लू रे मैंने आपको कल भी बताया था और रिवीजन वीडियो में बताया था कि ब्लू रे में हम लोग कम से कम 15 से लेकर 25 GB तक का डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्लू रे के बाद अब देखो सबसे पहले हमारी कौन सी आई थी, सीडी आई थी। फिर सीडी को रिप्लेस करके हमारे पास डीवीडी आई। फिर डीवीडी को रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ब्लू रे डिस्क आई। तो हमारे पास सबसे बड़ी क्या है, ये ब्लू रे डिस्क। उसके बाद ब्लू रे के बाद डीवीडी रोम आएगी और उसके बाद सीडी रोम आएगी। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मेमोरी से मैंने आपको बार बार बोला कि मेमोरी इनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ के आते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं 1 पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट क्या होता है, 1 पेटाबाइट बोले तो जब हम बात करते हैं मेमोरीज की, तो मेमोरीज में मैंने आपको बताया था, एक पूरा टेबल बना के दिया था, ठीक है, पूरा टेबल बनाया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 बिट इक्वल टू 1 बिट, उसके बाद फिर 1 निबल, और उसके बाद फिर 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, इस तरह करके मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें हमने KB MB इस तरह से पढ़ा था। तो देखो 1024 KB नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआत में KB आ जाती है, ठीक है। फिर ये भी नहीं होगा, और हमारे पास जब हम बात करते हैं 1 पेटाबाइट की, नोट बिट की, ठीक है, हम किसी बात करें पेटाबाइट्स की, नोट बिट की। तो यहाँ पे बाइट्स नहीं होगा, यहाँ पे अगर KB होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो KB अगर इस ऑप्शन में नहीं है तो इस ऑप्शन में तो है ही ना, तो अपने पास आंसर क्या है, ये सही है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना, पहले आया आपका KB, फिर आया आपका MB, फिर आया आपका GB, फिर आपका आया PB, बोल तो पेटाबाइट, ठीक है। तो 1 जो आपका KB है इक्वल टू 1024 आपका MB, फिर 1024 MB 1 MB इक्वल टू 1024 GB, फिर 1 GB इज इक्वल टू 1024, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है, सी, ठीक है। अगर मेमोरी को और अच्छे से समझना है तो प्लीज रिवीजन वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इस वक्त बात करते हैं, फुल फॉर्म किसकी पूछी है, आपकी बायोस की। देखो बायोस फिर से आया, बायोस मैंने कल भी डिस्कस किया, अभी भी हमने डिस्कस किया। तो इसका सिंपल सा आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आंसर क्या है इसका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। चलिए, टेलीफोन सेंड्स इंफॉर्मेशन थ्रू वायर्स इन द फॉर्म ऑफ। मैंने आपको टेलीफोन्स के बारे में थोड़ा सा हमने जब पढ़ा था कि हम लोग इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे, जैसे मॉडेम हो गया, रिपीटर हो गया। तो हमने इस तरह से काफ़ी सारे पढ़े। तो हमने मॉडेम के बारे में पढ़ा था कि टेलीफोन जो सड़कों पर जाते हैं वो टेलीफोन का डब्बा होते हैं, तो उसकी जो वायर्स होते हैं उसके थ्रू मॉडेम्स लगते हैं, और मॉडेम से हमारे पास क्या आता है, कनेक्शन आता है। तो हमने मॉडेम हो गया, रिपीटर, ये बहुत अच्छे से समझा था हमने। एक वो पूरा सोसाइटी का एग्जांपल लेके समझा कि हमने हमारे घर का एग्जांपल लेके, फिर सोसाइटी का एग्जांपल लेके कि मॉडेम्स क्या होते हैं, रिपीटर्स क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, आपके हब्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको वहाँ रिविजन में बताया था। तो रिविजन वीडियो प्लीज़ जाके देखना, आपका सारा ICT अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप जरूर होगा, ठीक है। तो टेलीफोन्स कैसे किस तरह से इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, किस सिग्नल्स में सेंड करता है, ठीक है, वायर्स के थ्रू। तो वो देखो रेडियो सिग्नल्स तो नहीं होगा, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स तो जब आप ब्लूटूथ की बात करते हो तो वहाँ पे वो आती है, ठीक है। माइक्रोवेव्स नहीं होती, क्योंकि माइक्रोवेव्स जो है वो भी एक तरीके से रेडिएशन टाइप होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल, देखो टेलीफोन ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो आपको भेजेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसका सही आंसर है।
फिर एक कंपाइलर। हमने कल कंपाइलर की बात करी थी, हमने कल इंटरप्रेटर की बात करी थी। इंटरप्रेटर क्या होता है, किसी भी एक पेज को एक पेज में इस तरह से मान लो 3 लाइन्स लिखी हैं, तो इंटरप्रेटर इस लाइन को कन्वर्ट करेगा। ये मतलब ये है मशीन लैंग्वेज, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज में, ये किस में है, हाई लेवल लैंग्वेज में, और इसे कन्वर्ट करेगा किस में, लो लेवल लैंग्वेज में। इसे कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में। तो इस एक लाइन को पहले रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा लो में, फिर अगली लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर अगली लाइन को कन्वर्ट करेगा। ये किसका काम होता है, ये होता है इंटरप्रेटर का। लेकिन जब कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर इस पूरे पेज को एक बार में कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज में। मतलब दोनों काम करते हैं हाई लेवल में ही, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने का ट्रांसलेटर का काम करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में इंटरप्रेटर एक एक लाइन को करेगा और कंपाइलर पूरे पेज को एक बार में कर देगा। तो कंपाइलर इज रन एज ए कैसे, कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर से, ठीक है। चलिए, आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इट बिकम्स, अगर आपने रिवीजन वीडियो देखी हो तो सबसे पहला जो हमारे पास स्लाइड था उसमें हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के आईसीटी के बारे में। उसमें जब डाटा की बात करी मैंने, तो डाटा की बात करने में यही चीज़ थी कि आपका पहले डाटा होता है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अब आपने देखा हो तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है। इंस्ट्रक्शंस बनती है, बिल्कुल आप कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस देते हो, इन्फॉर्मेशन बनती है, यूजफुल डाटा, ये दोनों क्वेश्चन ये तो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। फिर प्रोग्राम भी बनती है। तो अब थोड़ा थोड़ा यहाँ डिफरेंस है, इसको डिफरेंस समझना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस तो वो होते हैं जो आप देते हैं, ठीक है, जो आप देते हैं कंप्यूटर को कि हाँ भाई आप तू ये काम कर, भाई मैंने क्लिक किया, मैं ये ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे को टिक मारना, तो तू टिक मार। ये मैंने इनपुट दिया और वहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहे हैं कि मैंने ये टिक मारा, मैंने सर्कल किया। तो ये क्या है, ये इनपुट और आउटपुट, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जब आप डाटा को प्रोसेस करते हो, मतलब आपके पास रफ डाटा है, आपके इस सोसाइटी में जो है वो जो बहुत सारे इस तरह लोग रहते हैं, आपने यहाँ से उठाया और आपने इस पूरे डाटा को सर्च किया। सर्च करने ये देखा कि इनमें से लेट नाइट स्टडी कौन करते हैं, तो आपके पास वहाँ पे 5 बच्चे ऐसे निकल के आए जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने इस पूरे रफ डाटा में से प्रोसेस करके इस जो इन्फॉर्मेशन है इसको कलेक्ट किया, तो इसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन। फिर यूजफुल डाटा, जब आप इस डाटा को, इस इन्फॉर्मेशन को कहीं न यूज़ करेंगे, किसी रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे या किसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, उसे आप कहेंगे यूज़फुल डेटा। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जब आप जिस तरह HTML के बारे में बात करेंगे, वो प्रोग्राम्स बनाने का काम करती हैं, वेबसाइट्स बनाने का काम करती हैं, ऐप्स बनाने का काम करते हैं, तो वो होते हैं आपके प्रोग्राम। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, इन्फॉर्मेशन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। देखो यहाँ पे बात आती है 2, इंडिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर की और वर्ल्ड के फास्टेस्ट कंप्यूटर की। तो आज अपन बात करेंगे वर्ल्ड के सुपर फास्ट कंप्यूटर की और कल बात करेंगे अपन इंडिया के फास्ट। तो मैंने इंडिया वाला भी डाला है। तो देखो परम हो गया, प्रत्युष हो गया, ये दोनों तो हैं इंडिया के, ठीक है। अब ये देख के रखना कल तुम्हारा एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन है, ठीक है। रेस जैसा कोई भी कंप्यूटर नहीं है। फुगाकू जो है वो फुगाकू एक जापान का कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे फास्टेस्ट, मतलब वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर फुगाकू को कहा जाता है, ठीक है। तो फुगाकू इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कम्बिनेशन। हाइब्रिड कंप्यूटर अगर हम बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो कम्बिनेशन होता है। मिनी और मेन फ्रेम ये नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये जो अपने पास वो होते हैं, मतलब शुरुआत में कंप्यूटर्स आते भी अपने मिनी वाले तो हो गए अपने जो घरों में चलते हैं वो वाले, ठीक है। मेन फ्रेम हो गए जो आप कहीं रेलवेज वगैरह में हो गए, जो जिनसे आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके काम कर सकते हैं, 100-150 कंप्यूटर्स को, तो इस तरह से, ठीक है। फिर है एनालॉग और डिजिटल। इसका आंसर सही है, क्योंकि एनालॉग तो वो हो गया जहाँ पे आप कैलकुलेशंस करने की बात करते हो, डिजिटल वो वाला जहाँ पे आपको वो हार्ट बीट वाली जो इस तरह से करके होती है वो, ठीक है, वो शो करती है। तो आईसीयू में ये कंप्यूटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। चलिए, क्लाउड अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपके आज के टाइम पे हर फोन में खुद का क्लाउड आता है, ठीक है। या फिर अगर आप आईफोन यूजर्स हैं तो आईफोन में उनका खुद का क्लाउड होता है, उसका नाम आई थिंक सफारी, तो उनका वो है, मेरे को ध्यान नहीं उसका एक्चुअल में नेम क्या है, लेकिन आईफोन का कुछ पर्सनल क्लाउड है उनका, ठीक है। तो वो मेमोरी को, मतलब वहाँ पे जो डाटा है
उस डाटा को वहाँ पे स्टोर करके रखता है। जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, तो गूगल ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी तो कंप्यूटर की होगी। ओपन स्टोरेज मेमोरी कुछ नहीं होता, वर्चुअल होगी, मतलब नकली, असली नहीं है लेकिन नकली है, ठीक है, असली जैसी है भाई। आप उसको डाटा रख सकते हो लेकिन एक पूरे, मतलब आपके पास एक जिस तरह जीमेल हो गया, तो जीमेल पे आप जो उसके साथ गूगल का ड्राइव अटैच है, तो उस गूगल के ड्राइव पे आप 15 GB जो है वो फ्री डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो वो क्या है, वर्चुअल मेमोरी है। तो क्लाउड क्या है, एक वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ मेमोरी डेट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज, फिर से वही क्वेश्चन वैसा वैसा सिमिलर मिलता हुआ, ठीक है। इस तरह की कौन सी मेमोरी है जो होल्ड करती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, ठीक है, तो वो कौन सी है। कैशे मैंने आपको बताया, कैशे नहीं है, रैम नहीं है, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, डी रैम नहीं है, और रोम है। रोम क्या काम करती है, अब यहाँ पे होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप का मतलब यहाँ पे क्या, किससे है, आपका बायोस से। किससे है, बायोस से। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो रोम जो है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ए फायरवॉल इज ए सॉफ्टवेयर। फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डेट प्रोटेक्ट्स। अब फायरवॉल क्या होता है, पहली बात तो फायरवॉल क्या होता है, आप ये ना ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये एक दीवार खड़ी है, फायरवॉल देखो, आग लगी हुई दीवार, ठीक है, इस पे ऐसे से आग लगी हुई है, ठीक है, और आप इस दीवार के इस पार बैठ के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। तो आपने जो डाटा मांगा इस पूरे ग्लोब से, ठीक है, तो ये डाटा, दो तरह के डाटा है, ठीक है, तो तीन तरह के डाटा है, मान के चलो 3 तरह के डाटा है। तो 2 डाटा तो ऐसे थे जो आपके लिए सिक्योर थे, मतलब सिक्योर थे आपके कंप्यूटर के लिए, आपकी प्राइवेसी के लिए सिक्योर थे। लेकिन जो थर्ड डाटा आ रहा था ना, वो सिक्योर नहीं था, तो उसको इस फायरवॉल ने यहीं रोक दिया, उसको आपके कंप्यूटर तक पहुंचना ही नहीं दिया। क्यों, क्योंकि ये फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अननेसेसरी या कुछ मतलब हैकर्स जो जिस तरह का डाटा आपके पास भेजते हैं, तो उस तरह के डाटा को रोकने का काम करता है। तो फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो फायरवॉल क्या काम करता है, इसमें क्या कहता है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन बिलो। तो फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, आपको आपके सर्वर को प्रोटेक्ट करता है, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्क एज ए एंटीवायरस की तरह काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि एंटीवायरस एक अलग से सॉफ्टवेयर है जो वायरस के अगेंस्ट में काम करता है। तो फायरवॉल ऐसा नहीं है, ठीक है, और इंडिविजुअल कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का जो है ये काम करता है। तो आंसर क्या है, ABND। तो ABND, फोर्थ इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग फीडबैक जरूर देंगे। कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन अभी तक सही हुए हैं, 50 में से कितने सही हुए हैं, या आज के, अगर आप सिर्फ आज के किए हैं आपने, तो आज के आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट टेस्ट के साथ, ठीक है, और इवैल्यूएशन जरूर करते रहिए अपना साथ साथ, और कॉन्टिन्यू में एग्जाम करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।